हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है यूडब्ल्यू, जो कि आपको अधिकतर टाइम में जूनियर इंजीनियर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें एक चैप्टर होता है इल्यूमिनेशन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि यूडब्ल्यू का ऑलमोस्ट 80% या 70% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूडब्ल्यू का जो इल्यूमिनेशन का जो चैप्टर है, यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके किसी भी जेई और ए एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम को डिले की बिना के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप इस सेशन की पूरी प्ले लिस्ट चाहते हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, अगर आपको ये प्ले लिस्ट चाहिए तो ये आपको रिवीजन बूस्टर कोर्स पे मिल सकता है, या साथ में आपका जो संकल्प बैच है उस पर भी मिल सकता है। और साथ में सिलेक्शन सीरीज जो आपका है जेई और एई दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। यूडब्ल्यू का आपका जेई में मिलेगा, एई में नहीं मिलेगा, है ना। सिलेक्शन सीरीज जेई में मिलेगा और एई वाले सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा आपके लिए अपडेट था। चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, कैंडला इज द यूनिट ऑफ। ज्यादातर को जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूडब्ल्यू में इल्यूमिनेशन के चैप्टर में, जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है ना, वहां से हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन है कैंडला, कैंडला हमारी किसकी यूनिट होती है। तो एक हमारे पास टर्म होता है यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक ल्यूमिनस बॉडी है, वहां से कुछ ना कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स निकलेंगे, है ना। जो भी ल्यूमेंस निकलेंगे वो पर यूनिट सॉलिड एंगल कैसे निकलेंगे, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे हमारे पास कोई एक ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है, यहां से हमारे पास ल्यूमेंस निकलेंगे, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितने ल्यूमेंस निकलेंगे, उसी को हम बोलते हैं आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमारा जो यूनिट हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ल्यूमेन पर यूनिट स्टेरेडियन। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, राइट, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं कैंडला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन को हम बोलते हैं यहाँ पे कैंडला, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, ए, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन, और आपके पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ था नहीं, बट तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज द लैंप इफिशियंसी रिप्रेजेंटेड इन। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, एक ऐसी इफिशियंसी जिसकी एक यूनिट होती है, उसी को हम बोलते हैं आपकी लैंप इफिशियंसी। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक लैंप है, ओके, उस लैंप का कुछ ना कुछ वॉटेज होगा, बोलता हूँ कि 100 वॉट है, और वो कुछ ना कुछ लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ल्यूमेन। मैं बोल देता हूँ कितनी ल्यूमेन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर 1000 ल्यूमेन, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं इसकी लैंप इफिशियंसी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे आप, 1000/वॉट, मतलब ल्यूमेन पर वॉट हमारा हो जाता है इसकी लैंप इफिशियंसी। लैंप इफिशियंसी, इफिशियंसी में से क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट। इस लैंप के लिए आउटपुट क्या है, ल्यूमेन, ये आपका आउटपुट है, और इनपुट क्या है आपका, वॉटेज, जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, है ना। तो हमारा आउटपुट अपन इनपुट हम करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 10। उस प्रकार से लैंप इफिशियंसी की यूनिट हमारी क्या होती है, ल्यूमेन पर वॉट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर इज। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे कुछ बेसिक लैंप है, जैसे कि हमारा कार्बन लैंप, आर्क लैंप, सोडियम लैंप, डिस्चार्ज लैंप, मरकरी वेपर लैंप, नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं कि इनकी एक तो कुछ स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में, या फिर इनके यूजेस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपका सिनेमा प्रोजेक्टर। देखिए, सिनेमा में आपको क्या चाहिए होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, ठीक है ना। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल आपका जो लैंप होता है, जो कि हमने सबसे पहले लैंप पढ़ा था, सबसे पहले लैंप हमने बनाया था, है ना, जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड को आपस में कांटेक्ट बना के ब्रेक करते हैं, एक सेपरेशन रखते हैं, जिससे वहां पे एक आर्क क्रिएट होगी और उससे हमको बहुत ही अच्छी लाइट मिलेगी, उसको हम बोलते हैं आपका कार्बन आर्क लैंप, ठीक है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन आर्क लैंप। याद रखिएगा सभी लोग, सिनेमा प्रोजेक्टर में जो हम लोग लैंप यूज करते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन आर्क लैंप। ठीक है ना। सोडियम वेपर लैंप की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा लैंप है जो कि स्ट्रीट लाइट में यूज होता है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा लैंप है जो स्ट्रीट लाइट में यूज होगा, वो होता है सोडियम वेपर लैंप, है ना। मरकरी वेपर लैंप का यूज कहाँ होता है, फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग मतलब जैसे कोई एक ऐसे एरिया को आपको इल्यूमिनेट करना है जहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको आपको क्या करना है, इल्यूमिनेट करना, उसको हम बोलते हैं मरकरी वेपर लैंप, वहां पे यूज करेंगे। इनकैंडेसेंट लैंप तो वही लैंप है जिसको हम लोग पहले एक जमाने में यूज करते थे, 100 वाट का लैंप आता था ना, जो बहुत जल्दी फ्यूज होता था, जिसको हम बोलते थे फिलामेंट लैंप, है ना। तो वो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप यूज होता था पहले। आज के डेट में उसको कोई भी यूज नहीं करते, कुछ लोग करते हैं पिज्जा वगैरह, तो उसको पेटीज वगैरह गर्म करने के लिए, है ना। तो यूज मत लिख दीजिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कुछ लोग ऐसा यूज कर रहे हैं। हालांकि इस टाइप के लैंप के यूज करने में बहुत ज्यादा हमारा वॉटेज खर्च होता है, बहुत ज्यादा हमारा बिल आता है। इसी वजह से इस लैंप को अब रिप्लेस किया गया है किससे, ट्यूबलाइट से। अब ट्यूबलाइट को भी रिप्लेस कर दिया है किससे, सीएफएल से। अब सीएफएल को भी रिप्लेस कर दिया है किससे, एलईडी से। तो रिसेंट एरा में हम बात करें, रिसेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारा एलईडी लैंप इज मोर पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोडियम वेपर लैंप व्हेन ग्लोइंग स्टेडी इज। आप ये समझिए कि जो हमारा सोडियम वेपर लैंप है, इस लैंप में हम लोग किसका किसका यूज करते हैं। वैसे मान लो हम बात करते हैं इसमें सोडियम का यूज करते हैं, है ना। इस लैंप में सोडियम प्लस हमारे पास होता है नियॉन। ठीक है, सोडियम जो होता है यहाँ पे होता है मेटेलिक फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और ये होता है आपका गैस की फॉर्म में। आप कितने भी लैंप पढ़ोगे ना, वहां पे दो चीजें होंगी, एक तो होगा ये मेन चीज, एक होगा उसका हेल्पर। मतलब आप इसको समझ लो कि एक डॉक्टर होता है ना, तो एक मेन डॉक्टर हो गया और उसका एक असिस्टेंट हो गया, उस टाइप से। तो ये हो गया आपका सोडियम, जिसके नाम पे ये लैंप बना हुआ है, और उसकी हेल्प करने के लिए नियॉन हम देखा, मतलब कि हेल्प इन द सेंस कि आपको क्या रखना है यहाँ पे, सोडियम में डिस्चार्ज करवाना है, क्योंकि डिस्चार्ज लैंप है ना। तो सोडियम का डिस्चार्ज क्या है, मेटल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में। तो पहले सॉलिड से अगर इसको डिस्चार्ज करो तो टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक आपका नियॉन लैंप क्या करता है, इसकी हेल्प करता है किसमें, डिस्चार्ज करवाने में। तब तक हमारा जो नियॉन है ना, ये भी एक प्रकार की लाइट देता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिस लाइट। अगर आपने पढ़ा होगा नियॉन लैंप, तो वो भी आपका एक तरीके से रेडिस लाइट, जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह में यूज करते हैं, है ना। तो नियॉन लैंप हमको कैसे लाइट देता है, यहाँ पे एक तरह से पिंक टाइप का या रेडिस लाइट का लाइट हमको देता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंडिकेटर लैंप वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे पास सोडियम का डिस्चार्ज अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, अभी सिर्फ मेरे पास नियॉन का डिस्चार्ज हुआ, जिससे मुझे पिंक कलर की लाइट देखने को मिल रही है स्टार्टिंग के टाइम पे। जैसे जैसे सोडियम का डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो पिंक कलर हल्का भद्दा होता है। मतलब ऐसा समझिए कि आपके पास एक टी शर्ट है, उसमें टोमेटो सॉस गिर गया, ठीक है ना, व्हाइट कलर की टी शर्ट है, उसमें टोमेटो सॉस गिर गया। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कैसा हो गया, जैसे रेड कलर का देगा ये। धीरे धीरे आप जब उसको साफ करते जाओगे ना, तो वो जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, फेड होता जाएगा। और एट द टाइम ऑफ लास्ट, सबसे लास्ट वाले जो टाइम आएगा, आप उस टी शर्ट को साफ करते जाओगे, तो वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका येलो कलर में। वैसे ही जब पूरा सोडियम का डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस केस में जो ये पिंक कलर है, कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सोडियम वेपर लैंप का जो कलर होगा, जो हमको लाइट मिलेगी, स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं पूछ रहा, कब पूछ रहा है, 10 15 20 मिनट हो गए उसके बाद कैसी लाइट होगी। तो क्या आंसर होगा आपके पास यहाँ पे, येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर की लाइट आपको देते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कैसी होगी आपकी, ऑलमोस्ट पिंक। लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप बाय, हमारे जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं उसमें जो लाइट हमको देखने को मिलती है, इल्यूमिनेशन हमको जो देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स, नो, कार्बन इलेक्ट्रोड्स कहां पे होते हैं, आपके आर्क लैंप में होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपको देखने को मिलता है कहां पे, इनकैंडेसेंट लैंप में, और उसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आपका इनकैंडेसेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, हमको जो लाइट मिलती है डिस्चार्ज लैंप पे, वो होती है किसका, जो हमारा गैस है या वेपर, उनका जो आयोनाइजेशन होता है, उससे हमको क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी। जैसे कि आपका सोडियम वेपर लैंप हो गया ना, वेपर सोडियम वेपर लैंप, है ना, मरकरी वेपर लैंप, तो उसमें इनका आयोनाइजेशन होता है। ठीक है,
1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज, तो मतलब कहने का मतलब कि एक ल्यूमन एक स्क्वायर मीटर एरिया पे आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपको पता होगा इल्यूमिनेशन क्या होता है। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या? इल्यूमिनेशन इज अ फिनोमिना, एक फिनोमिना है जहां पे हमारे पास एक लैंप होता है, ये लैंप है, ठीक है, ये लैंप है, और इसकी लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन, राइट। लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना, ये जो फिनोमिना, इसी को हम लोग इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो जब लाइट किसी एरिया पे पड़ती है, इसको बोलते हैं एरिया, तो हम क्या बोलेंगे इल्यूमिनेशन को? दैट विल बी ल्यूमेन पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। तो ल्यूमेन एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है आपका? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 लक्स के बराबर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 लक्स। द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस लीस्ट डिपेंड ऑन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी भी सरफेस पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो किस चीज पे डिपेंड होगा। जैसे आप ये समझिए कि आप लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक इल्यूमिनेशन है, मैंने यहाँ पे लैंप लगा के रखे हैं बहुत सारे, है ना, उनकी लाइट मुझ पर पड़ रही है, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो मुझ पे जो लाइट आ रही है ना, मुझ पे जो इल्यूमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, वो किन चीजों पे डिपेंड होगा? पहला बोला गया एम्बिएंट टेम्परेचर, कैंडल पावर ऑफ द सोर्स, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज्ड। इनमें से किन चीजों पे डिपेंड होगा और किन चीजों पे बहुत कम डिपेंडेंट होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे सर एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड होगा क्या? कैंडल पावर द सोर्स, आप ये समझिए, जो लैंप लिया मैंने उसमें लिखा होगा ना कितने कैंडल पावर का ये लैंप है, कितने ल्यूमन का ये लैंप है, ठीक है, तो उस पर तो डिपेंडेंट होगा। तो ये बिल्कुल किया बात, इस पर डिपेंडेंट होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। कम वोल्टेज का होगा तो कम ल्यूमन होगा, ज्यादा वोल्टेज का होगा तो ज्यादा ल्यूमन होगा। डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, मैं यहाँ पे हूँ, लैंप कितना दूर रखा है उस पर डिपेंड करेगा ना कि मुझ पर कितनी लाइट आ रही है। अगर मैं 1 किलोमीटर दूर रख दूँ तो एक भी लाइट नहीं आएगी मेरे पास, पास में रख दूंगा 10 मीटर पे तो कुछ लाइट आएगी, 1 मीटर कर दूंगा तो और ज्यादा लाइट आएगी। तो डिस्टेंस पे तो मेरा डिपेंड हो रहा है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज, मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई टॉर्च वगैरह देखा होगा ना, जैसे मेरे पास एक ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, यहाँ पे आप देखते हो कुछ रिफ्लेक्टर टाइप में लगे होते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टर टाइप में लगे होते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है ना कि कितना कैसा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं लगा तो लाइट सीधा चली जाएगी, लेकिन अगर रिफ्लेक्टर है तो उसको यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, राइट। तो इस पे भी डिपेंडेंट होता है कि उसमें हमने किस प्रकार का रिफ्लेक्टर लगाया। बात होगा एम्बिएंट टेम्परेचर, तो आपने अगर इनकैंडेसेंट लैंप पढ़ा है, आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि जितना ज्यादा लैंप का टेम्परेचर होगा, है ना, उतना ज्यादा वो आपको ल्यूमेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन जरूरी ये जो फिनोमिना है एम्बिएंट टेम्परेचर का, ये सिर्फ इनकैंडेसेंट लैंप के लिए वैलिड है, बाकी सभी लैंप के लिए वैलिड थोड़ी ना है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये डिपेंड होता है, बहुत कम डिपेंडेंट है। टेम्परेचर पे इल्यूमिनेशन, मुझ पे जो लाइट पड़ रही है वो जो है तो बहुत लीस्ट डिपेंडेंट है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंडेंट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट पूछा गया ना, लीस्ट डिपेंडेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? ए, एम्बिएंट टेम्परेचर पे लीस्ट डिपेंडेंट होता है। द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बोला गया है कि आपको कोई ऐसा काम करना जहां पे बहुत ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कितना इल्यूमिनेशन, मतलब कि आप कोई बहुत फाइन काम कर, जैसे कि आप सूजी में धागे डालना है, ठीक है ना, बहुत फाइन काम चाहिए, बहुत वहां पे लाइट चाहिए, कितना इल्यूमिनेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो याद रखना उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इतना आपको इल्यूमिनेशन यहाँ पे चाहिए होता है। जो ये है आपका 10 to 50 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ये इतना इल्यूमिनेशन, जैसे कि आप सोते हो रात में, है ना, तो एक छोटा सा लैंप चालू कर देते हो, वो ये आपका ल्यूमेंस, इसको हम बोलते हैं क्या? बेड लाइट लैंप। बेड लाइट लैंप मतलब जो सोते टाइम हमको लैंप की रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑलमोस्ट इतना इल्यूमिनेशन आपको देते हैं। रही बात 50 to 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आप क्या बोल सकते हो
कि जैसे आप कहीं पे डाइनिंग करने जा रहे हो ना, कि साथ डिनर करने जा रहे हो, तो वहां पे छोटे छोटे लैंप लगे होते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट इतनी लाइट यहाँ पे देते हैं, मतलब ज्यादा चकाचौंध ना हो, बस हल्का फुल्का लाइट हो, मतलब रास्ता दिखता हो कि हाँ भाई कहाँ पे जाना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 100 to 500 हमारे पास मान लीजिए बेडरूम है ना, या फिर हमारे पास ड्राइंग रूम है या स्टडी रूम है, तो यहाँ पे हमको इतना कुछ ल्यूमेंस चाहिए होता है। 500 to 1000 वो जहाँ पे हमको बहुत प्रिसीजन वाला काम करना होता है, जैसे कि आपका स्विंग मशीन हो गई, है ना। तो इस तरीके के लिए आपके ऐसा कुछ इल्यूमिनेशन लेवल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इनका एक टेबल मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, एक बार आप उस टेबल जरूर देख लेना कि कितना क्या लेवल होता है, कितना केवल लेवल हमको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, हमारे जो लैम्बर्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इल्यूमिनेशन का सेकेंड लॉ दिया था, द इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोग जब ये पेपर अटेम्प्ट करके आए थे तो मेरे पास ये बोल के आए थे तेरे क्वेश्चन गलत है, फिर मैंने उनको बताया था कि क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान समझिएगा। ये एक लैंप है, ओके, दिस इज योर लैंप। इस लैंप के पास यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। अब आपसे पूछा है कि अगर आप यहाँ पे देखो इल्यूमिनेशन जस्ट बिलो द लैंप, तो यहाँ पे मान लो इसकी कैंडल पर कितना सीपी, हाइट है आपका एच, तो इस पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा, मान लो मैं ए पॉइंट है ये, तो ए पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन वो कितना होगा, ई ए इक्वल टू सी पी बाई एच स्क्वायर। ये तो सबको पता है, ये तो हमको किसने प्रोवाइड बताया था, ये हमको बताया था किसने, अकॉर्डिंग टू आपका लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, जो हमारा इल्यूमिनेशन का पहला नियम है, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ए पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो इतना होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको बोलता हूँ मैं बी पॉइंट, अगर मुझे इस बी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन निकालना हो, मान लेते तो ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका आर है, तो बी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन हो जाएगा ई बी, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी Cp बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब बोलेंगे सर अकॉर्ड, ये आपका जो लॉ बोलता है, कौन बोलता है, लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं, ये चीज है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने कॉस थीटा लिखा है, लेकिन पूरे ऑप्शन में कहीं पे कॉस थीटा नहीं, देख लो आप लोग, चारों ऑप्शन में आपको कॉस थीटा देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, 1 अपॉन कॉस थ्री थीटा, 1 अपॉन कॉस टू थीटा। अब हम क्या करें, आपने तो यहाँ पे कॉस थीटा बताया, लेकिन जब मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी तब मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था, इसका एक शॉर्टकट, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या सीपी बाय आर स्क्वायर था, तो इसको कहता हूँ सीपी बाय एच स्क्वायर, सीपी बाय एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ क्यूब थीटा, ये चीज। तो अगर आप इस चीज को देखो तो जो इसी सेम फॉर्मूला, इनमें कुछ भी डिफरेंस फॉर्मूले में नहीं, सेम फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई मेरा जो इल्यूमिनेशन है अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा के प्रोपोर्शनल, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग क्या करो, पूरा डिटेल में पढ़ा करो ना, कोई भी चीज को बहुत शॉर्ट में मत पढ़ो, तो अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो आपको एक कॉस थीटा याद रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो थोड़ा चीजों को डिटेल में पढ़िए जिससे आपको हेल्प रहे। फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट लैंप इज मेड ऑफ, जो हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं उसमें जो पतली पतली वायर होती है ना, इस प्रकार की घूमी होती है, इस प्रकार से बताता हूँ आपको, जैसे ये एक लैंप है ना, यहाँ पे एक पतली पतली वायर होती है ना ऐसी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये हमारा क्या फिलामेंट, तो ये किस मटेरियल का बना होता है, तो जब मैंने आपको ये लैंप पढ़ाया तो मैंने बताया कि टोटल 4 ऑप्शन है आपके पास फिलामेंट बनाने के। पहला तो है कार्बन, कार्बन को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पहली चीज। दूसरा, वो हायर टेम्परेचर मतलब 1800 डिग्री टेम्परेचर पे ऊपर जाने पे वेपराइज हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि हम कार्बन तो यूज नहीं कर सकते, हालांकि कार्बन यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन की भाई आप फिलामेंट किसका बना सकते हो, तो वो था आपका टेंटलम और ऑस्मियम। लेकिन ये ऐसे रेयर मटेरियल है कि आप पहली बार नाम भी सुन रहे होगे, इससे आपको लैंप इफिशिएंसी भी ज्यादा नहीं मिलती और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा नहीं है, बट यूज कर सकते हो, यूज करोगे तो लैंप इफिशिएंसी बहुत कम मिलेगी। इस वजह से मैं टेंटलम और ऑस्मियम का यूज तो करता नहीं हूँ। तो एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता हुआ टंगस्टन, तो हम लोग क्या करते हैं, फिलामेंट जो रहता है जो हमारे पास यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप में, उसको हम लोग टंगस्टन वायर का बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
डी। फिलामेंट लैंप नॉर्मली ऑपरेट एट अ पावर फैक्टर ऑफ, जो हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं वो किस पावर फैक्टर पे काम करते हैं, तो याद रखना जो ये फिलामेंट लैंप है ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा लाइट प्रोवाइड करेंगे, कम टेम्परेचर होगा तो कम लाइट प्रोवाइड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग हम किसके थ्रू पा सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? जूल्स लॉ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि हमको अगर ये हीटिंग ज्यादा चाहिए तो नेचर कैसा होना चाहिए? रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव केस में जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है आपके पास? यूनिटी। तो हमारे जो फिलामेंट लैंप होते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी ही होता है। CFL क्या होता है? CFL बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक जो लैंप होता है उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट, ये कोई अलग लैंप नहीं है। ये लैंप को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब लाइट को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। जो हमारा ट्यूब लाइट था उसी को हम बोलते हैं आपका फ्लोरोसेंट लैंप। तो पूरी कहानी समझिए क्या होता है। सबसे पहले, लगभग अगर बात करूं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो जो लैंप हम लोग यूज करते थे वो थे हमारे पास क्या? आपके पास फिलामेंट लैंप। कौन सा लैंप हम लोग यूज करते थे? फिलामेंट लैंप। अब फिलामेंट लैंप में एक प्रॉब्लम थी कि ये हायर वोल्टेज के होते थे। क्या होते थे वो? हायर वोल्टेज, ठीक है, वो हायर वोल्टेज के आपके पास होते थे। और दूसरी बात क्या था कि बहुत जल्दी फ्यूज भी होते थे, है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाती, इनकी लाइफ भी बहुत कम थी, है ना। तो हायर मतलब हम लोग क्या करते थे? बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते थे। अगर हम अपने घर पे अपने ये वाले लैंप लगा दें, फिलामेंट लगा दें, तो उससे क्या होता है? हमारे घर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी हो जाएगी, और साथ में क्योंकि वो हीट भी डिलीवर कर रहे हैं, वो लैंप जो होते थे ना, वो आपके साथ लाइट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में गर्म भी हो रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमने लैंप क्यों लगाया? हमने लैंप लगाया कि वो हमको लाइट प्रोवाइड कर सके, हीट प्रोवाइड नहीं करना हमको। हीट के लिए हमने हाल हीटर लगा के रखा है, जब हमको रिक्वायरमेंट है हम वो चालू कर लेंगे। तो इस टाइप के लैंप को हमको क्या करना था? हटाना था। तो इनको हटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन देखने को मिला, वो था हमारे पास क्या? ट्यूबलाइट। क्योंकि ट्यूबलाइट हमारा टेम्परेचर इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, है ना। तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो लैंप इफिशियंसी होगी इससे अच्छी होगी, है ना, क्योंकि ल्यूमेंस पर वॉट इसका ज्यादा होगा। 1 वॉट में आप ज्यादा ल्यूमेंस पा सकते हो वहां पे। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि हम लोग क्या करेंगे? ट्यूबलाइट यूज करेंगे। तो अब हम लोग ट्यूबलाइट यूज करने लगे। जब हम लोगों ने कुछ टाइम तक ट्यूबलाइट यूज किया, देखा, समझा, जाना, तो हमें पता चला कि ट्यूबलाइट में क्या होता है कि कुछ ना कुछ यूवी रेडिएशन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम उसमें मरकरी यूज करते हैं। तो जिस उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि पोल्यूशन होता है ना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। तो उसको भी अब हटा के कहाँ पे ले आए हम लोग? उसको एलईडी को, मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं वहां पे? फिलामेंट लैंप से हम कहाँ पे पहुंचे? आपके फ्लोरोसेंट लैंप मतलब ट्यूबलाइट पे। फ्लोरोसेंट लैंप को भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। हमको फिलामेंट को हटाना था, तो हमने फ्लोरोसेंट को प्रमोट किया। लोग आपका फिलामेंट जो आपका फ्लोरोसेंट लैंप उसको यूज नहीं कर रहे थे, उस पर मूव भी नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया? उस फ्लोरोसेंट लैंप को, जो आपका ट्यूबलाइट है, उसको हमने एक पुराने 100 वाट का जो बल्ब था, फिलामेंट लैंप का जो शेप था, वो शेप दे दिया। लोग उसको खरीद ले, तो लोग उसको खरीदना शुरू कर दिए। उसको हम बोलते हैं CFL। लेकिन एट द टाइम को ये पता चला कि CFL में भी आपका पोल्यूशन तो होता ही है, क्योंकि सेम लैंप ही है वो, जो कि आपका फ्लोरोसेंट लैंप जो आपका ट्यूबलाइट है। तो इसको भी हटा दिया गया। अब हम लोग किसको प्रमोट करें? एलईडी, है ना, क्योंकि हम उसमें 0% मरकरी यूज करते हैं। आप कभी भी लैंप लेके आते हैं उसमें लिखा रहता है, बड़े अक्षरों से लिखा रहता है, 0% मरकरी एडेड, ठीक है। तो हम लोग CFL किसको बोलते हैं? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है? छोटा सा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप मतलब कि ट्यूबलाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अ लाइट सोर्स हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ 400 कैंडल पावर इज फिटेड विथ अ रिफ्लेक्टर सो दैट इट डायरेक्ट्स 70% of its light along a beam having divergence angle of 5 degree. Total flux emitted along the beam is। तो आप यहाँ पे देखो, आपको इंटेंसिटी दी हुई है ना, कितना? 400 कैंडल पावर, है ना। आपको इंटेंसिटी दी हुई है आई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ल्यूमेन पर यूनिट स्टेरेडियन,
मतलब सॉलिड एंगल। जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल वो कितना होता है हमारे पास, दैट इज 4 पाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 4 पाई कर दूं, है ना, तो मुझे ल्यूमेन मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ल्यूमेन क्या होता है ना, टोटल ल्यूमेन। टोटल मुझे बताता है कि भाई यहाँ पे अगर जो भी ल्यूमेन निकल रहे हैं उसका 70% ही मिलूंगा, क्योंकि 70% मुझे यहाँ पे लेना है, क्योंकि 70% लाइट को रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, 30% को यहाँ पे कहीं यहाँ वहां भेज दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका ये आपका कितना 400, तो 400 इंटू 4 पाई, 400 इंटू 4 पाई इंटू 0.7, ये हमारा हो जाएगा ल्यूमेन। सिंपल सा फंडा। ल्यूमेन कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 इंटू 4 पाई और उसका 7%, मतलब 0.7%, 0.7, है ना। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी 70% का तो हो जाएगा 0.7। तो सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा पास यहाँ पे 3, 12। 1200 के आसपास आंसर आना चाहिए, 1200 पाई के आसपास आना चाहिए। कितना हो जाएगा बी। ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, मैं बस आपको चीजें बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास यहाँ पे, द रेशियो ऑफ होरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप इज रिफर्ड टू। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये तो। आपके पास मान लो कोई एक सरफेस जिसको आपको इल्यूमिनेट करना है, ठीक है, ये एक सरफेस है जिसको आपको लाइट चाहिए या फिर इल्यूमिनेट करना है, तो इसका जो डिपेंडेंस होता है, मतलब इसके लिए आप जो देखोगे, तो आपने एक लैंप यहाँ पे लगाया, एक लैंप यहाँ पे लगाया, तो आपको ये देखना होता है कि इस लैंप पे अगर प्रॉपर लाइट चाहिए और आपको कम पैसे में लाइट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे दो लैंप के बीच में कितनी डिस्टेंस रखना ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, दो लैंप के बीच में। और ये वर्किंग सरफेस से इसकी हाइट, तो इस टर्म को हम बोलते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो। दो लैंप के बीच की डिस्टेंस और उस लैंप से वर्किंग सरफेस की डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी भी चीज को आपको इल्यूमिनेट करना है, तो आप इसको ये समझिए कि जैसे अगर मान लो कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं, इसको इसका आइडिया नहीं है कि किस एंगल पे किस चीज को कितना रखना, तो उसको ज्यादा लैंप लगाने पड़ेंगे ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सरफेस हूँ, मुझे चाहिए 100 लक्स, है ना, इल्यूमिनेशन, उसके लिए मैं एक लैंप से ही पा सकता हूँ अगर पास में, तो अगर मान लो एक एंगल वो लैंप में वहां पे रख रहा हूँ, एक लैंप वहां पे रख रहा हूँ, तो 10 लैंप लगाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 100 ल्यूमिनस लाइट आएगी, है ना। तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो मतलब कुल मिला के मैंने अपने स्पेस टू हाइट रेशियो पे भी ध्यान नहीं दिया, तभी तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग गई। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई कि अगर हमको स्पेस, सॉरी सी नहीं होगा, स्पेस टू हाइट रेशियो डी, अगर मुझे स्पेस टू हाइट रेशियो का नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे उस चीज को कम पैसों में कम एफर्ट के साथ पा सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम जब कभी किसी भी प्रोजेक्ट में, इल्यूमिनेशन का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो हमें इस चीज का ध्यान देना होता है कि कितना हमको स्पेस रखना है दो लैंप के बीच में और कितना हमको हाइट रखना है। सोडियम वेपर लैंप इज बेस्ट सुटेबल फॉर, मैंने बताया आपको कि भाई ये आपका स्ट्रीट लाइट के लिए फेमस है। द ट्यूब ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज फिल्ड विथ, जो आपका ट्यूब लाइट होता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे और साथ में यहाँ पे मरकरी होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी कि ट्यूबलाइट में मरकरी होती है जो कि पॉइजनस नेचर की होती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है ना। तो कि आप ट्यूबलाइट को यूज करोगे, खराब हो गए तो बाहर कहीं फेंक दोगे, जहां कहीं भी फेंकोगे वहां पे पोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी हो गई। मरकरी के साथ यहाँ पे लोग रखते हैं आर्गन को, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरकरी एंड आर्गन, बी, है ना। मरकरी और आर्गन को हम लोग रखते हैं यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप में। द फ्लिकर इफेक्ट, फ्लिकर समझ में आता है क्या होता है, लाइट का जलना बुझना, जलना बुझना होते हैं फ्लिकर इफेक्ट, है ना। तो हमारे फ्लोरोसेंट लैंप में जो आपको एक स्टडी लाइट देखने को मिलती है ना कि लाइट जल रही है, एक्चुअली वो स्टडी लाइट नहीं होती है, उसमें फ्लिकरिंग होती रहती है ना, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं फ्लिकरिंग इफेक्ट। लेकिन वो फ्लिकरिंग इतनी ज्यादा होती है कि आपको एक स्टडी लाइट जैसे दिखाई देता है। ठीक है, द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, मतलब आपको ज्यादा फ्लिकरिंग कब देखने को मिलेगी, लो फ्रीक्वेंसी पे।
तो फ्रीक्वेंसी मतलब लो फ्रीक्वेंसी मतलब कि लो नंबर ऑफ साइकिल्स। जब लो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, मतलब आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स कम है, तो आपकी फ्लिकरिंग वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब आपको ज्यादा दिखाई देगा इस प्रकार का ना, लपलिप होता दिखाई देगा वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सी। द एजिंग इफेक्ट मीन्स द लाइट आउटपुट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप डैश डैश एज द लैंप एजेस। मेरे ख्याल से ये क्लास, ये जो क्वेश्चन है किसी 5th क्लास के बच्चों को दे दो वो भी सही कर लेगा कि भाई लैंप पुराना होगा तो उस फिलामेंट लैंप का आपका जो आउटपुट है वो क्या हो, कम होगा भाई, सिंपल सी बात है। बल्ब पुराना हो जाएगा तो लाइट ज्यादा थोड़ा देगा, कम लाइट देगा ना वो तो ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया यहाँ पे, समझ में नहीं आया। अच्छा एक क्वेश्चन ये था ना, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ लैंप 230 वोल्ट 3000 ल्यूमेंस एंड करंट। तो आपका क्या पूछा है यहाँ पे, लैंप इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ल्यूमेन कितना 3000 अपॉन पर वॉट तो 230 इंटू 1 वोल्टेज इंटू करंट। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 15 के आसपास, 15 के आसपास, 16 भी तो है, 15 से कम बी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, है ना। पूरा सॉल्व कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया मैंने कि भाई आंसर 15 से कम होगा तो 13 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन 15 से ज्यादा ही है तो उस बेसिस पे। फिलामेंट यूज्ड इन हैलोजन लैंप इज मेड अप ऑफ। जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है उसमें जो हमारा फिलामेंट, सॉरी जो हमारे हैलोजन लैंप है, हमारे हैलोजन लैंप में जो फिलामेंट होगा वो किस मटेरियल का बना होता है। तो एक बात आपको सभी को ध्यान में रखना है कि हमारा हैलोजन लैंप में फिलामेंट लैंप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हैलोजन लैंप इज द एडवांसमेंट ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप में अगर हम लोग जो बाकी चीजें फिल करे थे कि थोड़ा सा हमने आर्गन फिल कर दिया, नाइट्रोजन फिल कर दिया, गेटर्स केमिकल फिल कर दिए, उन सब के साथ में हम थोड़ा सा हैलोजन वेपर भी रख देंगे ना, तो उससे होगा क्या कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे हैलोजन लैंप में उसकी लैंप इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, है हमारे पास वो फिलामेंट लैंप, उसमें हमने हैलोजन वेपर रख दिया, तो भाई हमने फिलामेंट लैंप में टंगस्टन यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा, टंगस्टन ही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं, बस आपके हैलोजन वेपर का डिफरेंस है कि आपने फिलामेंट लैंप में हैलोजन वेपर रख दिया तो हो गया वो हैलोजन लैंप। 2000 आपका लगभग इसका क्या होता है, लाइफ होता है। फिलामेंट लैंप का हजार घंटे होता है, 1000 आवर्स, और आपके हैलोजन लैंप का जस्ट डबल हो जाता है, 2000 आवर्स। विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप में हम किस प्रकार का स्टार्टर यूज करते हैं। तो स्टार्टर काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, ठीक है ना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे फ्लोरोसेंट लैंप में इनिशियली डिस्चार्ज करवाने के लिए हम लोग ग्लो टाइप स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि वोल्टेज ऑपरेटेड होता है ना, याद रखना ग्लो टाइप स्टार्टर आपका वोल्टेज ऑपरेटेड स्टार्टर है। Which of the following type of lamp gives more illumination from low wattage। कम वॉटेज में ज्यादा लाइट दे सके, ज्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर सके। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सोचने वाली चीज है ही नहीं, एलईडी के सामने सब नतमस्तक है। एलईडी लैंप इन सभी लैंप में राजा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी। द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट इज टू। हम अपने फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का यूज करते हैं, क्यों, दो काम के लिए यूज करते हैं। पहला काम तो क्या है कि आर्क को इनिशियलाइज करने के लिए, कि जो हमारी वहां पे आर्क है उसको इनिशियलाइज कर दे और साथ में उसको स्टेबल भी कर दे, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। यहाँ पे आर्क नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, यहाँ पे होना चाहिए आयोनाइजेशन, है ना, यहाँ पे आर्क गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, इसका आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर तो होगा नहीं, रेडियो इंटरफेरेंस, रिड्यूस नॉइज ये भी नहीं होगा, रिड्यूस फ्लिकर ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन आपके पास ये आता है ना। लेकिन यहाँ पे आर्क नहीं होगा क्योंकि आर्क नहीं होती, इसमें आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन को स्टार्ट करवाता है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज शॉर्टेस्ट लेस लाइफ स्पान इन वर्किंग आवर्स। सबसे कम लाइफ किसकी होती है, मैंने इससे पहले बताया था आपको, ये इनकैंडेसेंट लैंप, मतलब इसको हम बोलते हैं फिलामेंट लैंप, जो हम लोग आज से 20 साल पहले कभी यूज करते हैं अपने घरों में,
है ना, कभी शायद अभी भी आपके घर में किसी घर में लगा होगा, देखिएगा जो 100 वाट के लैंप इस प्रकार आते थे ना, इस टाइप के जो लैंप रहते थे, उसको हम लोग बोलते थे आपके पास क्या, इनकैंडेसेंट लैंप। इस टाइप के जो लैंप थे, यहाँ पे एक फिलामेंट रहता था इस प्रकार से, आप मार्केट से लेके आते थे, है ना, और घर लाते थे फ्यूज घर लाते थे, फ्यूज हो जाता था वो, उस टाइप का लैंप। हालांकि आजकल इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे कम लाइफ किसकी होती है, इनकैंडेसेंट लैंप की होती है, उसी को हम लोग फिलामेंट लैंप बोलते हैं। इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ ट्यूब इज, हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब में, मतलब ट्यूब लाइट को अगर हम डीसी के साथ ऑपरेट करते हैं तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमको एक स्पेशल केयर रखना होता है कि हमको वहां पे क्या करना होगा, इरिवर्सिबल स्विच का यूज करना होगा। बट हम उसके साथ डीसी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, बट तब भी हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप डीसी में ऑपरेट करोगे तो उसकी जो क्या बोलेंगे हम लोग, लाइफ है ना, लगभग 80% कम हो जाती है, डिक्रीज बाय अबाउट 80% एज दैट विथ एसी ऑपरेशन। जो एसी के साथ आपकी लाइफ थी उसका 80% आपको डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डीसी में लाइफ कम हो जाएगी, एसी में लाइफ ज्यादा रहती है, बट हाँ आप इसको डीसी में ऑपरेट कर सकते हो। द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन incidenting on it is called the इंटायर रेडिएशन। आप समझते हो ना कि जैसे मान लो आपके पास गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, भारी गर्मी का टाइम है, लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर बाहर कहीं जा रहे हो आप, है ना, आप कहीं जा रहे हो, उस टाइम पे आप जो कपड़े पहनते हो वो कैसे पहनो, व्हाइट कलर के, उससे क्या होगा, जो भी रेडिएशन आएगा वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। अगर आप ब्लैक कपड़े पहनोगे मेरे जैसे तो पूरा वो आपकी तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है वो आपकी चीजों को एब्जॉर्ब करती है, व्हाइट बॉडी क्या करती है, पूरा आपका रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। एक नया क्वेश्चन है, द लैंप ऑफ 500 वॉट हैविंग MSCP ऑफ 1000 इज सस्पेंडेड 2.7 मीटर above the working plane, calculate illumination directly below the lamp at the working plane। एक अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, उस चीज को मैं जरूर आपको आइडेंटिफाई कराना चाहूंगा। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास दिया MSCP, ठीक है, और आपको निकालना है क्या यहाँ पे, इल्यूमिनेशन ई। तो सब लोग सोचते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि सर हमको ल्यूमेन कितना दिया, तो ल्यूमेन यहाँ से निकाल लेंगे, MSCP इंटू 4 पाई करके हम क्या निकाल लेते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। अपॉन में जो हमको मीटर दिया है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये अप्रोच गलत है, मैं आप लिख देता हूँ, दोनों बताता हूँ ना क्या गलत है क्या सही है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ल्यूमेन निकाली इतना, मैंने यहाँ पे इतने ल्यूमेन निकाले, दोनों बता रहा, ये मेरे पास इतने ल्यूमेन आ गए, ठीक है। तो मेरे पास इल्यूमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 पाई इंटू 1000 अपॉन में कितने मीटर आपके पास वहां पे 2.7 का स्क्वायर। इसको जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो गलत होगा, क्योंकि आपको कभी भी जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे लिखा MSCP, कभी भी आप इसको ल्यूमेन में कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आपके पास डायरेक्टली ल्यूमेन दिया होता तो पूरे अप्रोच सही, बट कभी भी अगर यहाँ पे इंटेंसिटी दी हुई है तो उसको ल्यूमेन में कन्वर्ट नहीं करोगे, कैंडल पावर दिया है तो उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करोगे, जो दिया है डायरेक्टली उसको लेकर सॉल्व करोगे। ये एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले करके बताई हुई है, जब मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया था इसका। इस क्वेश्चन के लिए इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा। आप क्या करोगे यहाँ पे डायरेक्टली MSCP अपॉन में आपका जो डिस्टेंस दिया 2.7 का स्क्वायर, 1000 डिवाइडेड बाय 2.7 का स्क्वायर, 25 सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कर देता हूं यार। लोग बोलेंगे सर आप गलत बता दियो, आंसर नहीं आ रहा, आ जाना चाहिए। 137.17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग भी जब वीडियो देखना है तो आप लोग यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन करना, मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि हो सकता है मैं भी आपके इंतजार में रहूं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज्ड एज साइन और इंडिकेटर लैंप। देखो किसी भी साइन को इंडिकेट करवाना है या इंडिकेटर लगाना है तो जनरली रेड सिग्नल में होना, रेड कलर में होना चाहिए। और लियोन लैंप जो है, नियॉन लैंप मैंने बताया था ना, नियॉन लैंप आपका कैसा कलर देता है, आपका हल्का पिंक या फिर रेडिश कलर का, तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन लैंप, है ना। एडवर्टाइजमेंट पर्पज में हम इसका यूज करते हैं ना, नियॉन लैंप का, तो याद रखिएगा। The filament of an electric bulb is made up of tungsten because हम जो फिलामेंट बनाते हैं टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है ना, बहुत लेट मेल्ट होता है क्योंकि हम इसको टेम्परेचर इफेक्ट पे तो काम करवाते हैं ना, हीटिंग इफेक्ट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि हमने लैंप चालू किया और वो लाइट दे नहीं पाया कि पहले ही मेल्ट हो गया। मरकरी वेपर लाइट इज ऑलवेज डैश डैश इन कलर। मरकरी वेपर लाइट आपको किस प्रकार की लाइट प्रोवाइड करती है, इस चीज को आप याद करने के लिए कैसे करोगे, हालांकि मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बताऊंगा। जब हम लोग कॉलेज टाइम पे कभी पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे ऐसे बरसात का टाइम तो छोटे छोटे कीड़े उड़ते थे ना, हल्का ब्लू ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के कीड़े उड़ते थे। तो हम लोग वहां पे कहते खाना बना रहे थे, कुछ भी पनीर की सब्जी बन रही है, तो उसमें एक कीड़ा आके गिर गया, तो हम उसको जो बोलते हैं करी, है ना, इसको याद करने टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। मर करी, है ना, आप इसको देखो मर करी, इसको दो वर्ड में आप जोड़ लो। मर करी, कर मतलब होता है सब्जी, मर मतलब डाय। तो हम लोग जो सब्जी बना रहे थे, सब्जी मर गई, क्यों मर गई, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का एक कीड़ा गिर गया, ग्रीन ब्लू कलर, तो उसको बोलते ग्रीनिश ब्लू। ग्रीन मतलब गिर गया, गिर, ब्लू, गिर ब्लू, मतलब ऐसे याद कर लो आप इसको। तो इसका जो कलर होता है मरकरी वेपर लैंप से, मरकरी याद रखना, मरकरी, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, डी। मरकरी वेपर लैंप का जो हमें कलर देखने को मिलता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। आपकी टेक्निक है, आपको जैसा याद करना हो याद करिए, ठीक है। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में, जहां पे हम लोग ऑलमोस्ट 30 के क्वेश्चन के अप्रॉक्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आप लोग अपने से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एक प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाइए। अगर आपने तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है या फिर नहीं पढ़ा है, तो हमारा जो रिवीजन बूस्टर का कोर्स है उसको जाके आज ही इनरोल कर लीजिए। 99 रुपीज का कॉस्ट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, 400 टॉपिक्स हम वहाँ पे पूरे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो सारी चीज आपको वहाँ पे मिल रही है। मेरे ख्याल से आपको, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, और एग्जाम देने के एक हफ्ते पहले उसको जरूर करिए, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।